ठंड में भी रात के 12 बजे डिनर करने वाला ससुराल। संगीता, अर्पिता बहू आज खाना लेकर आएगी भी या नहीं? शाम से कुछ भी नहीं खाया है, बड़ी जोर की भूख लग रही है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ अपनी बहू से। अरे एक ही जिम्मेदारी है इस पर खाना बनाने की, लेकिन वो भी ठीक से नहीं निभाती। अर्पिता बहू, आज खाना मिलेगा भी या नहीं? हाँ जी, बस आ गई। सब्जी का बर्तन लेकर आते हुए अर्पिता के हाथ ठंड से कांप रहे थे कि तभी अचानक अर्पिता के हाथ से सब्जी का बर्तन छूटकर टूट जाता है और सारी सब्जी फर्श पर बिखर जाती है। भाभी, ये क्या किया आपने? सारी सब्जी गिरा दी, अब हम क्या खाएंगे? अर्पिता बहू, लापरवाही की भी हद होती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत ठंड लग रही थी और नींद की वजह से भी बार बार पलकें झपक रही थी। बस अर्पिता बहू, बस तू तो इस तरह कह रही है जैसे हम तुझे ठंड के मौसम में बर्फ में काम करवा रहे हैं और रात के 3 बजे खाना बनवा रहे हैं। अब जाओ और दोबारा सब्जी बना कर ला। बेचारी अर्पिता अपनी सास की डांट सुन और ठंड से ठिठुरते हुए किचन में जाती है और दोबारा से खाना बनाने लगती है। सोसाइटी में सारे लोग ठंड के मौसम में रात में गहरी नींद में सो रहे थे। वहीं अर्पिता ठंड से कांपती हुई आंखों में आंसू लिए अपने ससुराल वालों के लिए खाना बना रही थी। आखिरकार अर्पिता की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे ठंड से कपकपाते हुए आंखों में नींद लेकर अपने ससुराल वालों के लिए देर रात खाना बनाना पड़ रहा था? और क्यों ससुराल वाले इतनी देर रात में खाना खा रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। चलो, सुबह तो सभी को मेरा बना हुआ नाश्ता काफी पसंद आया। माँ जी ने मुझे इतना अच्छा शगुन भी दिया। अब जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। 7 बज चुके हैं। मेरे घर में तो 8 बजे खाना बन जाता था। कहीं माँ जी मुझे देर से खाना बनाने के लिए डांट ना लगा दें। अर्पिता जल्दी जल्दी रात के खाने की तैयारी करती है और लगभग 1 घंटे में सारा खाना बनाकर रख देती है। सारा खाना बन गया। अब जल्दी से कमरे में जाती हूँ और हीटर चलाकर कंबल में बैठकर गर्मा गर्म मूंगफली खाऊंगी और साथ में अपना फेवरेट शो देखूंगी। रात का सारा खाना तैयार कर अर्पिता कमरे में जाने लगती है कि तभी अर्पिता की सास संगीता किचन में आती है। अरे अर्पिता बहू, इस वक्त तू किचन में क्या कर रही है? जानती हूँ माँ जी, आज मुझे रात का खाना बनाने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, ससुराल में मेरा पहला दिन ही तो है, लेकिन मैं कल से और जल्दी खाना बना दूंगी। वैसे मैंने सब कुछ बनाकर रख दिया है। आप कहो तो आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना दूं? अभी रात के 8 बज रहे हैं और तूने सारा खाना बना कर रख दिया, इतनी जल्दी? माँ जी, मेरे घर में तो 8 बजे तक हम लोग खाना भी खा लेते थे, लेकिन यहाँ का हिसाब थोड़ा अलग होगा ना। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे हमारे घर में रात के 12 बजे डिनर होता है, तो खाना भी 11 बजे बनना शुरू होगा। तो इतनी जल्दी खाना बनाकर क्या हम सभी को ठंडा खाना खिलाना चाहती है, वो भी इस ठंड भरे मौसम में? क्या रात के 12 बजे, वो भी ठंड में? माँ जी, ठंड के मौसम में रात के 12 बजे डिनर कौन करता है? हम करते हैं, क्योंकि घर के सारे मर्द 11 बजे तक ही घर पर आते हैं, तो डिनर तो 12 बजे ही करेंगे। आज तूने खाना बना लिया, लेकिन कल से लेट खाना बनाएगी। अपनी सास की बात सुन अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसे ही अगला दिन शुरू होता है। रात के 10 बज चुके थे। ठंड का मौसम था और कंबल में बैठे बैठे अर्पिता को नींद आने लगी थी। एक तो ये ठंड, ऊपर से नींद। मुझसे तो इस कंबल से बाहर निकला भी नहीं जाएगा। कपकपी छूट रही है, न जाने रसोई में क्या होगा। अर्पिता कपकपाते हुए रसोई में जाती है और रात के खाने की तैयारी करने लगती है। ठंड और बार बार नींद आने की वजह से अर्पिता कभी गलती से रोटियां जला रही थी तो कभी चावल सब्जी में मिर्च मसाले ज्यादा डाल रही थी। बड़ी मुश्किल से अर्पिता खाना बनाती है और लाकर रात के 12 बजे सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसने लगती है। सभी लोग जैसे ही खाने का पहला निवाला खाते हैं तो उन सबका मुंह बन जाता है। भाभी, ये क्या खाना बनाया है आपने? सारी रोटियां पापड़ की तरह जली हुई हैं, चावल पानी पानी से हो रहे हैं और सब्जियों में तो आपने ऐसा लगता है सारे मसाले डाल दिए हैं। क्या करूं देवर जी, आप तो जानते हैं ठंड का मौसम है और ऊपर से रात के 12 बजे खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए आप लोग थोड़ा जल्दी खाना नहीं खा सकते क्या? अरे जब इन सब का काम ही 10-11 बजे होता है तो ये लोग जल्दी खाना कैसे खा लेंगे? कल से ढंग का खाना बना लियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबके खाना खाने के बाद अर्पिता को ठंड से कपकपाते हुए सबके जूठे बर्तन धोने पड़ते हैं, जिसे धोते धोते अर्पिता को अपने मायके की याद आने लगती है। थोड़ा सा तो खाना खा लो माँ, आप तो जानती हो कि ठंड के मौसम में मुझसे ज्यादा देर जागा नहीं जाता।
अभी से तेरा ये हाल है, न जाने शादी के बाद क्या होगा। शादी के बाद तुझे यूं बिस्तर में गर्मा गर्म खाना नहीं मिलेगा, बल्कि तुझे खुद ठंड में उठकर सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अपनी माँ की बात को सुनकर अर्पिता उसे मजाक में टाल देती है, लेकिन कहाँ अर्पिता को पता था कि यही मजाक उसकी एक दिन जिंदगी बन जाएगी। ना जाने इन लोगों की ठंड के मौसम में रात के 12 बजे डिनर करने वाली आदत कब खत्म होगी। गर्मी में तो समझ आता है, लेकिन ठंड में एक तो ठंड के मारे शरीर से कपकपी छूट रही है, ऊपर से नींद के मारे आंखें बंद हो रही हैं। रात के 11 बज चुके थे और अर्पिता को तेज की नींद आ रही थी, लेकिन खाना बनाने की जिम्मेदारी उसे सोने नहीं दे रही थी कि तभी अचानक अर्पिता की पलक झपकती है और गरम गरम तवे से अर्पिता का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ! अर्पिता अपना हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी अर्पिता की सास संगीता किचन में आती है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, मेरा हाथ जल गया, बहुत जलन हो रही है। थोड़ा सा तो जला है, इसमें इतना नाटक करने की क्या जरूरत है। मैं तो इसलिए आई थी कि आज खाने में सरसों का साग भी बना लियो, तेरे ससुर जी का साग खाने का बड़ा मन कर रहा है। अपनी सास की ऐसी बातें सुन अर्पिता को एक बार फिर अपनी माँ की याद आने लगती है। मेरी उंगली कट गई, देखो ना माँ, कितना खून निकल रहा है। मैंने मना किया था ना कि सब्जी मत काट। बेटा तुझे इसकी आदत नहीं है, देख कटवा ली ना उंगली। जल्दी चल, मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। एक छोटी सी चोट लगने पर अर्पिता की माँ कोमल बेचैन हो जाती थी, वहीं दूसरी तरफ सास को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। रोज ठंड में रात के 12 बजे डिनर बनाते बनाते अर्पिता की हालत खराब होने लगी थी, तो कभी बुखार होने लगा था। इन लोगों को तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। बुखार से तड़प रही हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही है, हालात खराब है, चोट लग रही है। बस इन्हें तो अपना रात के 12 बजे डिनर करने से मतलब है। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत बन गई मैं अच्छी बहू। अब मुझे खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा। अर्पिता अपने आंसू साफ करती है और अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए अब प्लान बनाती है। और अर्पिता अगले दिन रात में 11 बजे जानबूझकर तेज तेज बर्तनों की आवाज करके उन्हें पटक पटक कर खाना बनाने लगती है। अर्पिता बहू, ये तो इतना शोर क्यों कर रही है? क्या पूरी सोसाइटी वालों को जगाने का इरादा है? नहीं माँ जी, वो क्या है ना, 12 बजने वाले हैं और अभी खाना तैयार नहीं हुआ, इसलिए जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में बर्तनों की इतनी आवाज आ रही है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाइए क्या क्या करती हूँ मैं। बर्तन की आवाज करने के साथ साथ अर्पिता अब जानबूझकर किचन में स्पीकर लाकर तेज वॉल्यूम में गाना चलाकर खाना बनाती है, जिससे उनके पड़ोस में रहने वाले लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। संजय, इन लोगों को क्या रात में चैन नहीं है? इतने दिनों से रात के 12 बजे बर्तनों की आवाज कम थी क्या, जो उनके घर में अब गाने चल रहे हैं? सारी नींद खराब करके रख दी है। अरे बहू, ये तो इतनी तेज वॉल्यूम में गाना चलाकर क्या कर रही है? आप तो जानती हैं कि मुझे कितनी जल्दी नींद आती है, इसलिए खुद को एक्टिव रखने के लिए मैं गाना सुनते हुए खाना बना रही हूँ। कुछ दिनों के अंदर ही अर्पिता की हरकतों से उसके सोसाइटी वाले काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, और आज जो अर्पिता करने वाली थी उसके बारे में तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बिना पानी डाले कुकर तो गैस पर चढ़ा दिया, बस इससे ज्यादा नुकसान ना हो। आज के बाद तो मेरे ससुराल वालों को अकल आ ही जाएगी। बिना पानी डाले कुकर गैस पर रखने की वजह से 4 से 5 सीटी में कुकर में काफी ज्यादा प्रेशर बन जाता है और एकदम से कुकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते रात के 12 बजे सोसाइटी में जितने भी लोग घर में सो रहे थे वो सब उठ जाते हैं और गुस्से में अर्पिता के ससुराल आते हैं। क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कभी बर्तनों की आवाज, कभी गानों की आवाज, और आज तो आपके घर में कुकर ही फट गया। इतना ही शोर शराबा करना है तो सोसाइटी से निकल जाइए। अरे हम बहुत परेशान हो चुके हैं आप लोगों से। रात के 12 बजे कोई इस तरह हंगामा करता है? हाँ, अगर आपके घर से दोबारा हमें ऐसी आवाजें आई तो हम आपकी कंप्लेन कर देंगे। हमें माफ कर दीजिए, अब दोबारा से कभी ऐसी आवाज आपको नहीं आएगी और ना किसी की नींद खराब होगी। ससुराल वाले सभी सोसाइटी वालों से माफी मांगते हैं। अब हम क्या करें, हमारा तो काम इतनी लेट खत्म होता है। खाना तो हम रात के 12 बजे खा सकते हैं, लेकिन बनाना मुश्किल है। बहू एक काम कर, कल से तू शाम में ही खाना बना दिया कर, रात में हम लोग उसे गर्म करके खा लेंगे। अपनी सास की बात सुन अर्पिता मन ही मन काफी खुश होने लगती है और अब अर्पिता ठंड में कांपते हुए खाना बनाकर आराम से हीटर चलाकर अपने कमरे में आराम करती है। वाह,
क्या प्लान था तेरा अर्पिता, मानना पड़ेगा। अब ये लोग आराम से रात के 12 बजे खाना खाएंगे और मैं आराम से खाना बनाकर ठंड में मस्त सोऊंगी। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। अपने परिवार का पेट पालने के लिए मैंने जुए का सहारा ले लिया और चंद पैसों के लिए मैंने अपने घर को भी दांव पर लगा दिया। मैं घर वालों को क्या बोलूंगा। अरविंद रोता हुआ घर पहुंचता है और सबको अपने जुआ खेलने की बात बताता है, जिसमें वो घर खाली करने को कहता है। तभी माँ अपने बेटे को चांटा मार देती है। कमबख्त, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था? तेरे पिताजी ने कितनी मुश्किल से ये घर बनाया था और तूने इसे दांव पर लगा दिया। बता क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि माँ, घर में खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मैं कहीं से भी कमा कर नहीं ला पा रहा था, इसलिए मैंने जुआ खेला। शुरू में तो मेरे पास पैसे आ गए थे, लेकिन फिर ज्यादा पैसे के लिए मैंने घर दांव पर लगा दिया और आप लोगों को और कितना भूखा रखा। मैंने जो भी किया आप सबके लिए किया। माँ, भैया को और मत मारो, उन्होंने जो भी किया हम सबके बारे में सोच कर किया। अब इससे पहले हमारी हर जगह बदनामी हो, हमें इस घर को खाली कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम कहाँ जाएंगे? देखते हैं हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाएगी। फिलहाल अपना सामान लेकर यहाँ से चलते हैं। सभी घर वाले खाने पीने का बर्तन, कपड़े लत्ते सब कुछ अपना बांध कर अपने साथ लेकर चलते हैं। इधर उधर भटकते हैं। ना कोई काम देता है, ना ही कोई रहने को जमीन देता और ना ही घर। सभी घर वाले थक जाते हैं। अब और चला नहीं जा रहा, बहुत थक गए हैं, प्यास अलग से लगी है। पापा जी, उस तरफ चलते हैं। समुद्र के किनारे थोड़ी खुली हवा में शांत मन के साथ वहाँ बैठेंगे तो देखते हैं क्या करना है और पानी भी वहीं से पी लेंगे। हाँ बहू, हम चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं तो समुद्र के किनारे ही चलते हैं। घर के सभी लोग समुद्र के पास बैठ जाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। इतने में बहू को थोड़ी दूरी पर एक टापू दिखाई देता है। माँ जी, जरा वो देखिए तो, मुझे कोई टापू दिखाई दे रहा है, खाली सी जमीन। हम वहाँ चलें, वहाँ जाकर अपना घर बना सकते हैं। यहाँ तो हमें कोई रहने का मौका ही नहीं दे रहा है और हमारे पास पैसे भी नहीं है किराया देने के लिए। वहाँ हमारा किराया नहीं लगेगा। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहर आ रही है, हम वहाँ गए तो बह जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वहाँ चलते हैं। पास में एक नाव भी है, इसी में बैठकर चलते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वापस आ जाएंगे। ठीक है। जैसे तैसे वो नाव को आगे बढ़ाते हैं कि एक लहर आती है और वो डूबने से बच जाते हैं। फिर चप्पू चलाकर टापू पर पहुंच जाते हैं तो वो जगह बहुत बड़ी और खुली होती है जहाँ कोई नहीं होता। वाह, ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे टीवी और बड़े बड़े फिल्मों में होती है। माँ जी, मैंने सोच लिया है, यहाँ हम अपना घर बनाएंगे। यहाँ पेड़ भी तो है। अजी, आप लकड़ी काटकर घर बनाना शुरू कर दीजिए, यहाँ से हमें कोई नहीं हटा पाएगा। बहू, तू बात ठीक कर रही है, लेकिन यहाँ से हमें वापस जाना होगा। यहाँ पर हम ढंग से रह नहीं पाएंगे, खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं है। माँ जी, नाव को मैंने बांध दिया। इस नाव में बैठकर हम कभी भी समुद्र के किनारे से गांव में जा सकते हैं वापस काम ढूंढने के लिए। ठीक है। तभी अरविंद और सुरेश लकड़ी काटकर अपना घर तैयार कर लेते हैं। जब सास और बहू खाना बनाने के लिए समुद्र का पानी बाल्टी में भर ही रही होती हैं तो उनकी बाल्टी में कुछ सीप, झींगे और शंख आ जाते हैं। वाह माँ जी, देखिए मुझे क्या मिला। आपको पता है इसके अंदर से क्या निकलता है? मैं खोल कर दिखाती हूँ। देखिए माँ जी, कितने सुंदर सुंदर प्यारे मोती हैं। असली महंगे मोती इसके अंदर से आते हैं। है सच्ची बहू? और देख, मेरी बाल्टी में कौन सा कीड़ा आ गया। अरे ये तो झींगा है। इसका मतलब यहाँ बहुत सारे होंगे माँ जी। मेरे को एक जबरदस्त आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम इसे बेचना शुरू कर दें। हमें जो भी चीज़ मिली है ना, ये बहुत महंगी होती है। और मेरी बाल्टी में शंख भी निकले हैं जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं। अरे वाह बहू, ऐसा लग रहा है हमारा व्यापार हमारे पास चल कर आ रहा है। चल बाजार चलते हैं। भाभी, मैंने सब कुछ सुन लिया। मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी इन्हें बेचने, और इन मोतियों से ना ब्रेसलेट और नेकलेस बना लेंगे। लड़कियां बहुत पहनती हैं। अजी, सुनते हो आप? शिखा से खाना बनवा लेना, हम तीनों अभी आते हैं बाजार जाकर। सुरेश रोकता है। इतने में तीनों बाल्टी में वो सब सामान रखकर समुद्र से निकलकर गांव में पहुंच जाते हैं और नंद ब्रेसलेट बनाकर बेचने लगती है। आओ आओ, असली मोती के ब्रेसलेट ले लो, सिर्फ 100 रुपए का एक ब्रेसलेट और 200 का हार। अरे तुम लोग तो बहुत ज्यादा लूट रही हो, इतना महंगा ब्रेसलेट और हार नहीं आता है।
अरे ये असली समुद्र के मोती हैं। आप तो जानते हो ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये देखिए, हमने सीप में से अभी अभी मोती निकाले हैं और हमारे पास झींगा भी है, सिर्फ 300 रुपए किलो। अरे हाँ, आप तो सच ही बोल रही हो। ऐसा करो, आप मुझे ये ब्रेसलेट नेकलेस दोनों दे दो, मेरी फ्रेंड देखकर हैरान हो जाएगी। और ये प्रॉन्स भी दे दो, आज तो मेरा प्रॉन्स खाने का बहुत मन है। यम्मी। आओ पूजा के शंख या छोटे शंख ले लो। फिर सब उनसे सामान खरीद के ले जाते हैं और पहले ही दिन उनकी काफी अच्छी बिक्री हो जाती है, जिसके बाद वो थोड़ा खाने पीने का सामान लेकर वापस नाव में बैठकर पहुंचते हैं। अरे आप लोग कहाँ चले गए थे? 6 घंटे हो गए मुझे तो। ये जगह बहुत बेकार लग रही है, खाने पीने को कुछ नहीं है। तभी अरविंद के सर पर नारियल के पेड़ से एक नारियल गिरता है। मेरी टाट फूट गई। अरे वाह नारियल, लगता है अरविंद जी आपकी बातों का जवाब भगवान जी ने दे दिया है। आप बोल रहे थे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ये देखिए नारियल, हम नारियल का पानी भी पी सकते हैं और इसके अंदर की मलाई भी खा सकते हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, अब तो हम इसको बेच भी सकते हैं। है सच्ची पापा? हाँ सच में। खुशी के मारे अरविंद 2-4 नारियल तोड़ लेता है, जिसका नारियल पानी पीकर और उसके अंदर की मलाई खाकर उसका दिन पूरा हो जाता है। अगले दिन सुबह जब ठंडी हवा लगती है तो वो हाथ सेकने के लिए लकड़ी जला लेते हैं। वाह, सच में यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी शांति है यहाँ। ये तो है पापा जी, हमारे पास एक ही नाव है और सारा सामान लेकर नहीं जा सकते, तो 2 चक्कर माँ जी और मैं लगा लेंगे और 2 चक्कर दोनों ननंद और आप दोनों लगा लेना। मैं चाहती हूँ हमारा नारियल पानी का बिजनेस भी हो जाए और दोनों ननंद झींगे इकट्ठे कर रही हैं और सीप तो मैंने बहुत सुबह ही बटोर लिए थे। इन सब से अब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होगा। हाँ बेटा, अब हम जैसे गरीब परिवार की जिंदगी ये समुद्र ही ठीक करेगा। फिर सास और बहू झींगे और सीप वाली ढेर सारी मोती लेकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। दूसरे नाव में दोनों शंख ननंद लेकर आती है। तीसरी बार में दोनों बाप बेटे नारियल लेकर बेचने लगते हैं। जब बेटा बोर्ड से उतरता है तो एक अधिकारी कहता है, ओहो, ये लोग बिना समुद्र का किनारा कितना गंदा करके चले जाते हैं। कितना कूड़ा है यहाँ, किसी से साफ करवाना। अरे सुनो, एक काम करोगे, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। कैसा काम है साहब? दरअसल मैं इस बीच एरिया का इंचार्ज हूँ। यहाँ की गंदगी की देखरेख मुझे करनी है, पर कोई है नहीं। अगर तुम साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें महीने का 5 या 7 हजार रुपए दे दूंगा। ठीक है साहब, मैं कर दूंगा। पिताजी आप बाजार में चले जाइए, मैं यहाँ काम करता हूँ। ठीक है बेटा। एक तरफ सास बहू दोनों ननंद बाजार में समुद्र से निकलने वाली चीजें जैसे सीप से निकली मोतियों के ब्रेसलेट, हार, अंगूठी बनाकर बेच रही थी। वहीं दोनों ननंद शंख बेच रही थी। साथ ही आईने के चारों तरफ छोटे छोटे शंख लगाकर बेचती थी और एक तरफ सुरेश नारियल पानी बेच रहा था। आओ आओ, नारियल पानी पियो। 60 रुपए का नारियल पानी, 60 रुपए का नारियल पानी। अरे बहुत प्यास लग रही है भाई साहब, देना। ये लीजिए। सुरेश अपना काम कर रहा था और उसका बेटा भी समुद्र के किनारे अलग अलग प्रकार का कचरा उठाकर इकट्ठा कर रहा था। कुछ कूड़ा तो समुद्र के बीच में बह रहा था, जहां जाल फेंकने पर उसकी जान भी जोखिम में आ जाती है, तो कोई तैराकी उसे वहां से निकाल कर ले आता है। आप ठीक तो है ना? आप समुद्र के बीच के हिस्से में क्यों जा रहे थे? जान प्यारी नहीं है क्या? अरे अपने परिवार के भूखे पेट के सामने मेरी जान कुछ भी नहीं है। बस पापी पेट के लिए ही किया जो भी किया। बहुत किस्मत वाले हैं तुम्हारे परिवार वाले, जो उन्हें तुम जैसा बेटा मिला है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, दोबारा ऐसा मत करना, बहुत गहराई होती है यहाँ। जी शुक्रिया। इस तरह बहू के नए नए आइडिया के कारण गरीब ससुराल अपना खर्चा पानी भी निकाल पा रहा था। साथ ही बहू ने अपने रहने का जुगाड़ भी समुद्र पर तैरने वाले ससुराल के रूप में कर लिया था। बस इसी तरह उनका गुजारा हो रहा था कि एक दिन बाजार में कुसुम के माँ बाप उससे मिलते हैं। अरे कुसुम तो यहाँ, और समधन जी भी, क्या हो रहा है? और आप यहाँ झींगे मोती बेच रहे हैं क्यों? अभी मैं तेरे घर पर ही आने वाली थी। अच्छा हुआ मैं आपको यही मिल गई, क्योंकि वहाँ मेरा ससुराल अब है ही नहीं। मेरा ससुराल तो अब समुद्र पर तैर रहा है। समुद्र पर तैर रहा है? बेटा तेरा दिमागी संतुलन ठीक तो है, तेरा ससुराल समुद्र में कैसे उतरेगा? अरे भाई साहब, इसके कहने का मतलब है अब हम समुद्र के एक जमीन के हिस्से पर रहते हैं किसी कारणवश। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। वैसे भी हमारे आज की सेल हो चुकी है, लगभग 2-4 झींगे बनाकर आपको खिलाएंगे।
तभी बहू अपने मायके वालों को नाव में बिठाकर अपने तैरते हुए समुद्र के ससुराल पर ले आती है, जहाँ का नजारा देख वो बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सास झींगे से झींगा मसाला बनाती है। वाह मेरी बच्ची, ये जगह बहुत अच्छी है, कितना सुकून है यहाँ, लेकिन बिजली और बाकी चीज की व्यवस्था तो है ही नहीं। यहाँ खाने पीने का इंतजाम तो कर लिया होगा। हाँ माँ पिताजी, बिजली के लिए तो हम अंधेरे में लकड़ी जला लेते हैं। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो सोलर पैनल भी होते हैं ना, तुम उसको यहाँ लगा लेना, धूप की तपन से बिजली पैदा होती है। अरे वाह समधी जी, आपने तो हमारी बिजली की परेशानी भी खत्म कर दी। ये लीजिए गर्मा गर्म झींगे खाइए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह भाई, मजा आ गया। इस तरह बहू के गरीब ससुराल को समुद्र में रहने की जगह मिल जाती है। बहू के माता पिता सोलर पैनल, फर्स्ट एड बॉक्स ला देते हैं। इसके बाद वो अपना गुजारा अच्छे से कर पाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म हो जाती है। उनका व्यापार बढ़ जाता है, साथ ही उन्हें देख और भी लोग टापू पर आकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ में क्या आपने भी समुद्र किनारे ऐसे ही लोगों को रहते हुए देखा है? तो हमें ये भी बताइए।